आज के इस लेक्चर में हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ डिस्कस करने वाले हैं जो कि मैकेनिक्स का कहीं ना कहीं बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। आज के इस लेक्चर में हम लोग फ्रिक्शन पढ़ेंगे। मैकेनिक्स का वन ऑफ द चॉकलेट टॉपिक, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैकेनिक्स का, और बहुत ही प्यारा भी है, इंटरेस्टिंग है। और इसके बिना हमारा जो लाइफ है थोड़ा अधूरा ही है, क्योंकि इतने टेक्नोलॉजी में कहीं ना कहीं इसकी बहुत ज़रूरत है। और इसको हम समझेंगे आज के इस लेक्चर में कि ये क्या होता है। मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ा इसको प्रैक्टिकली जाऊँ, समझ में आ जाए। सबसे पहले फ्रिक्शन, तो एक लाइन बस लिखता हूँ, उसके बाद बताता हूँ आपको। द प्रॉपर्टी by virtue of which the relative motion between two objects, the property by virtue of which the relative motion between two objects in contact are opposed is known as friction. अभी हम लोग इसको समझेंगे, और दूसरी भाषा में बोल दो, द ओपोजिंग फोर्स इज नोन एज फ्रिक्शन। ठीक है, अब इसको समझते हैं। मैंने बस इतना लिखा है कि द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इन कांटेक्ट, कोई दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में है और उसके रिलेटिव मोशन को ओपोज करने वाला, विरोध करने वाला प्रॉपर्टी फ्रिक्शन कहलाता है। हम इसको समझते हैं और इसकी पॉसिबिलिटी देखते हैं क्या क्या होता है। मैं कोशिश करता हूँ जो मेरे पास जुगाड़ है उस जुगाड़ से ही। ठीक है, देखो ये एक सरफेस है, ये एक सरफेस है, ठीक, और ये सरफेस पे एक ऑब्जेक्ट है। तो ये दोनों आपस में कांटेक्ट में है। मैंने कांटेक्ट फोर्स बता दिया था कि अगर कोई भी बॉडी कांटेक्ट में है तो वो वहाँ पे कांटेक्ट फोर्स होता है। तो पहली चीज़ कि ये दोनों, अगर मैं बोलूँ कि अगर ये छोटा वाला डब्बा यहाँ से यहाँ जा रहा है, मतलब कि ये मोशन कर रहा है। ठीक है, ये मोशन कर रहा है। तो आप इसको प्रैक्टिकल करोगे तो आपको कहीं ना कहीं, एक ये फ्री एयर है, आपको एक इसको ऐसे मोशन कराना है और एक किसी सरफेस पे मोशन कराना है, तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा फील होगा कि हम कुछ ज़्यादा फोर्स दे रहे हैं एज कंपेयर टू मोशन इन एयर। अब ये समझो कि पॉसिबिलिटी यहाँ से क्या है। ये ऑब्जेक्ट इस बुक पे रेस्ट पे है, ये छोटा डब्बा इस बुक पे रेस्ट पे है, तब भी ये कांटेक्ट में है। ओके, ये मोशन कर रहा है तब भी कांटेक्ट में है, और रिलेटिव मोशन को ओपोज करने वाला फोर्स ही फ्रिक्शन होता है। यानी कि अगर इस मोशन को ओपोज करना है तो वहाँ पे फ्रिक्शन है। अब एक बात ध्यान से देखना, हम लोग उस पे आते हैं। ये इस एंड से इस एंड जाएगा, ओके, तो मैं चाहता हूँ कि ये इस एंड से इस एंड ना जाए, तो एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा जो कि इधर लगेगा। अगर ऑब्जेक्ट इधर मोशन कर रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा। ठीक है, मीन्स दैट कि जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो मोशन होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। हम लोग आज जो पढ़े हैं, स्टार्टिंग के कुछ मिनट्स ध्यान से बस देखना है, उसके बाद जो आएगा वो आप पहले से कहीं ना कहीं पढ़े हो, बस वहाँ पे हम लिखेंगे और कुछ नहीं करेंगे। तो जो इंट्रो है, जो इस फ्रिक्शन का सबसे इम्पोर्टेंट बेस है, उसको समझो। पहली चीज कि रिलेटिव मोशन को ओपोज करने वाला फोर्स फ्रिक्शन होता है। और रिलेटिव मोशन क्या होता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट दूसरे के रिस्पेक्ट में मोशन कर रहा है तो हम उसको रिलेटिव मोशन कहते हैं। तो ये छोटा वाला ब्लॉक इस बुक के रेफरेंस में रिलेटिव मोशन कर रहा है। ठीक है, अब इसमें तीन होता है, तीन फोर्स होते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स तीन होते हैं। पहला स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स,
सेकेंड वन हमारा काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स, काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स, और थर्ड वन हमारा रोलिंग, रोलिंग फ्रिक्शनल फोर्स। अब हमारा टारगेट ये है और हम इसी के लिए ये लिए थे, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स के लिए ही। स्टैट मतलब होता है, स्टैटिक मतलब होता है रेस्ट, स्टैटिक मीन्स होता है रेस्ट, ओके। काइनेटिक मीन्स होता है मोशन, मीन्स मोशन, एंड हमारा थर्ड है रोलिंग मतलब रोल करना, घूमना, ठीक है। तो हमारा पहला है स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। तो हम आते हैं अब अपने टॉपिक पे धीरे धीरे, जो हमें पढ़ना है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंट्रो अगर समझ गए तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनना बस। तो हमने क्या लिया सबसे पहले, स्टैटिक, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है हमारा है। तो बात वही है, अब ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, ये छोटा वाला डब्बा इसके रिस्पेक्ट में रेस्ट पे है। अगर मैं चाहता हूं कि ये मोशन करने लगे, अगर मैं चाहता हूं कि ये मोशन करने लगे तो मैं इस पे फोर्स लगाऊंगा, फोर्स लगाऊंगा तब ये मूव करेगा, ठीक है। यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, एक एक्सटर्नल फोर्स है, एफ एक्सटर्नल, विच कॉज मोशन, जो मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एफ एक्सटर्नल विच कॉज मोशन। स्टैटिक फ्रिक्शन, पहले ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है लेकिन एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां से हम फोर्स लगाएंगे तो ये मोशन करना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। जहां से पहले फ्रिक्शन क्या होता है, तो द फोर्स विच ओपोजेज द रिलेटिव मोशन, जो रिलेटिव मोशन का विरोध करता है वो फ्रिक्शनल फोर्स होता है। फिर स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स आया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टैटिक कंडीशन में है, रेस्ट में है, वहां से इसको हम मोशन की तरफ ले जाते हैं तो वो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स होता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है और उसको हम मोशन की तरफ ले जाने लगे, हम चाहते हैं कि अब वो मोशन करने लगे, तो वो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स होता है, ठीक है। अब इसका बात, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू इसकी और एक मैक्सिमम वैल्यू। स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो अगर ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है और मैं इस पे फोर्स नहीं लगाता हूं, यानी कि ये मोशन नहीं करेगा। अगर ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है और मैं इस पे फोर्स नहीं लगाता हूं, इट मीन्स डैट कि ये मोशन नहीं करेगा। तो इसका जो मिनिमम वैल्यू होता है एफ एस इक्वल टू होता है 0। ये क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, ओके। ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, ओके। फ्रिक्शनल फोर्स को छोटू एफ से लिखते हैं और एस के आर लिखा रहेगा तो वो उसका मतलब है कि ये स्टैटिक है, ये काइनेटिक है, ये रोलिंग है, ठीक है। तो एफ एस की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो 0 होती है, और 0 कब होती है, जब ऑब्जेक्ट रिलेटिव मोशन में रेस्ट पे रहता है, मीन्स डैट कि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, यानी कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, इट मीन्स डैट कि मिनिमम वैल्यू उसकी 0 है। अब मैक्सिमम वैल्यू, अब हमारा इसका काम हो गया। अब मैक्सिमम वैल्यू की बात करो तो एफ एस की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, एफ एस मैक्स, एफ एस होता है जो हमारा इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। एफ एस जो होता है हमारा इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। अब ये म्यू एस क्या है, तो म्यू एस जो होता है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। मैं क्या कह रहा हूं, देखो ये ब्लॉक है, ये फोर्स है, ठीक है, ओ एफ लग रहा है इस पे फोर्स, ठीक है। तो अगर ये फोर्स इधर लग रहा है यानी कि फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा,
मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है फ्रिक्शनल फोर्स। अगर ये ब्लॉक इधर जा रहा है यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स इधर लगेगा। तो आपको इसका नॉर्मल तो पता है, mg गया नीचे, और अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो नॉर्मल। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या कहता है कि वो एक कांटेक्ट फोर्स को ओपोज करने वाला फोर्स है। यानी कि अगर ये बॉडी कांटेक्ट में है मीन्स कि इसका ओपोज करने वाला कोई है तो फ्रिक्शनल फोर्स है। अब इस सरफेस का, ब्लॉक का सरफेस, नीचे वाला सरफेस और ये सरफेस, इन दोनों का एक कोफिशिएंट दिया रहेगा, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की इन दोनों का कोफिशिएंट सरफेस का क्या है, वो हमारा म्यूएस होता है। तो आपको बस इतना ही याद रखना है कि म्यूएस क्या है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड सरफेस। ओके, अब देखो, अब हम यहाँ से क्या देख रहे हैं कि जो हमारा एफएस है, जो हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन है, जो हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन है ऐसा है। स्टैटिक फ्रिक्शन या जीरो से बड़ा है या जीरो है, और या तो म्यू एस एन के बराबर होगा या म्यू एस एन से छोटा होगा। तो ये दो कहानी हमें बस इतना बताई कि स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है वो मोशन लाने के काम आता है। उसकी दो पॉसिबिलिटी है कि वो जीरो हो सकता है। जीरो तब होगा जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा, और ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रिलेटिव मोशन में है, इट मीन्स दैट कि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। तो एफ एस इक्वल टू जीरो। मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो म्यू एस एन होगी। एन आपका नॉर्मल फोर्स आपको पहले से पता है। अगर आप एन की वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे तो हमारा हो जाएगा एफ एस इक्वल टू म्यू एस एम जी। ओके, अगर आप एन की वैल्यू पुट कर दोगे तो एफ एस इक्वल टू म्यू एस एम जी। ठीक है, तो अब हमारा जो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स है उसकी वैल्यू कहाँ लाई करने लगी, जीरो और म्यू एस एन के बीच में। बस यही सारी नोटेशन आपको याद रखने हैं फ्रिक्शन में, और डायरेक्शन याद रखना है। बाकी हम जो अप्लाई करेंगे वो आप पहले पढ़ चुके हो। ठीक है, तो पहली चीज़ आपको ये मिली कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो जीरो और म्यू एस एन के बीच में होता है या उसके बराबर होता है। ठीक है, अब आते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन बिल्कुल ऐसा ही है, मैं एक बार रिकैप कर दूंगा एक ही पे। अब काइनेटिक मतलब मैंने बोला कि मोशन। अब कोई ऑब्जेक्ट रिलेटिव मोशन कर रहा है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रिलेटिव मोशन कर रहा है तो उन दोनों के बीच में, उन दो सरफेस के बीच में जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, जिसकी वजह से कांटेक्ट फोर्स है, जिसकी वजह से ओपोजिंग फोर्स जनरेट हो रही है, उसको काइनेटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स। बस आपको ये याद रखना है कि काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स तब होता है जब कोई दो ऑब्जेक्ट रिलेटिव मोशन करते रहते हैं, वो मोशन कर रहे हैं। काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स ड्यूरिंग मोशन होता है, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स स्टार्टिंग में होता है, ड्यूरिंग रेस्ट कंडीशन होता है। ओके, अब काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स मैंने क्या बताया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो वहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स होगा। एंड अब इसकी बात आती है तो इसके पास भी वही है सारी कहानी कि जो हमारा होता है एफ के, ये हमारा क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स, जिसको लिखते हैं एफ के। ये किसके बराबर होता है, तो म्यू के इंटू एन। म्यू के इंटू एन। म्यू के क्या है सर, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ओके, बस आपको ये फॉर्मूले याद रखने। काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स तभी होगा जब कोई रिलेटिव मोशन कर रहा होगा, जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा किसी सरफेस पे। स्टैटिक फ्रिक्शन तब होगा जब वो रेस्ट पे होगा। तो आपको क्वेश्चन में ये सारी चीज़ें दी रहेंगी कि ये मोशन कर रहा है, ये रेस्ट पे है, ये रोल कर रहा है, सब दिया जाएगा। अब देखो वही कहानी है, अगर ये मान लो मोशन कर रहा है तो इसका एम जी नीचे कर देना और ये एन के बराबर हो जाएगा। तो म्यू के एम जी लिख सकते हो, एफ के इक्वल टू म्यू के एम जी। ठीक है, अब इसकी जो वैल्यू होती है, जो एफ के होता है, वो स्टैटिक से कम होता है। या ऐसे बोल दो कि म्यू के इज लेस देन म्यू एस।
जो म्यू के होता है, जो कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन होता है, वो हमारा कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक से कम होता है। ओके, जो हम बस आपको इसमें ये रखना है कि काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स तब होता है जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन करता है। इसका वैल्यू क्या होता है, एफ के इक्वल टू म्यू के इंटू एन। एन आपका नॉर्मल फोर्स हो, आप पहले से पढ़ के आए हो, बस इसमें कोफिशिएंट जुड़ गया है जो कि किसी सरफेस का दिया होगा आपको। और उसके बाद आपको ये जानकारी दी गई कि जो म्यू के होता है वो म्यू एस से कम होता है, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज मैक्सिमम ऑल द टाइम। अब हमारा आएगा लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, एक यहीं पे है और ये भी मैं अभी बता चुका हूँ आपको। लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, तो लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स कुछ नहीं होता है, ये क्या होता है, एफ एस मैक्स। जो हमारा एफ एस मैक्स है वही लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स है। जो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स जिसकी मैक्सिमम वैल्यू आई थी एफ एस इक्वल टू म्यू एस इंटू एन, यही लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स है, यही लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स है। ओके, तो क्या कहोगे, द मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स इज नोन एज लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, इसी को लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। एफ एस इक्वल टू म्यू एस एन, इसी को बोलते हैं। अब हम आते हैं, अभी जो पढ़ने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है और कंसेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अभी तक आपने ये पढ़ा कि एफ एस ग्रेटर देन 0 लेस देन इक्वल टू म्यू एस एन। ओके, दूसरी चीज़ आपने पढ़ी, या ऐसे देख लो तो एफ एस इक्वल टू म्यू एस एन। अगर स्टैटिक रहेगा तो स्टैटिक कोफिशिएंट लोगे, अगर काइनेटिक रहेगा तो काइनेटिक कोफिशिएंट लोगे। और यहाँ से हमें ये पता चला कि म्यू के इज लेस देन म्यू एस। अभी तक हमने बस इतना पढ़ा है, अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद जो फ्री बॉडी डायग्राम होता है वही ये सारा, बस एक फ्रिक्शनल फोर्स ऐड हो जाएगा और वो मोशन के अपोजिट वाले डायरेक्शन में होगा, बस इतना ध्यान रखना है। अभी तक हम ये पढ़े हैं, हमारा कलेक्शन है। अभी आ जाओ पॉसिबिलिटीज की बात करते हैं। देखो, अगर ये ब्लॉक है जिसका मास m है, ठीक है, ये सरफेस है, ठीक है, ये क्या है, मैं mg नीचे गए हो, ये नॉर्मल, ठीक है, ये mg, ये नॉर्मल। तो सबसे पहली चीज़ आएगी हमारी, तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स इधर जाएगा। अगर मैं बोल दूँ कि ये एक्सेलरेशन ए से इधर चल रहा है, इट मीन्स डैट की फोर्स इधर है। ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब आएगा सबसे पहली चीज़ आती है हमारी, सबसे पहली चीज़ कि अगर ये ब्लॉक सरफेस के कांटेक्ट में है, ये एरिया क्या दिखा रहा है कि अगर ब्लॉक सरफेस के कांटेक्ट में है, ठीक है, तो सबसे पहले आएगा कि हमारा कांटेक्ट फोर्स क्या होगा, कांटेक्ट फोर्स क्या होगा। ओके, हमारा कांटेक्ट फोर्स क्या होगा, हमें ये निकालना है। अब तो कांटेक्ट फोर्स जो होता है रिजल्टेंट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स एंड नॉर्मल, कांटेक्ट फोर्स जो होता है रिजल्टेंट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स एंड नॉर्मल, तो इसका रिजल्टेंट कहीं इधर जाएगा। ठीक है, एफ कांटेक्ट, एफ से, ये क्या है हमारा कांटेक्ट फोर्स। अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट आपस में कांटेक्ट में है, एक दूसरे को टच कर रही है, वहाँ पे फोर्स है, तो हम उसको कांटेक्ट फोर्स बोलेंगे। मैंने बोला कि ये मेरा हैंड इसके कांटेक्ट में है, अगर यहाँ पे कोई फोर्स होगा तो वो कांटेक्ट फोर्स होगा। अगर ये बोलें कि ये मैं इससे प्रेस कर रहा हूँ, ये बॉडी और ये हैंड कांटेक्ट में है, मीन्स डैट कि यहाँ पे कांटेक्ट फोर्स होगा। तो बात आती है कि हमारे फ्रिक्शन में कांटेक्ट फोर्स कितना होता है। ठीक है, तो कांटेक्ट फोर्स फ्रिक्शन के लैंग्वेज में कहोगे द रिजल्टेंट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स एंड नॉर्मल। ये एक वेक्टर है, क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा। मान लो म्यू एस इंटू एन आ गया, ऐसा कुछ दे दिया सपोज, तो ये एक वेक्टर है। क्योंकि फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी होता है, नॉर्मल भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, वही हमारा होगा
कांटेक्ट फोर्स। अब ये कैसे निकलेगा, तो इमेजिन कर लो, इसको इतना एन ले लो, मीन्स कि ये रिजल्ट इस ट्रायंगल को पकड़ो, अगर मैं नाम रख दूं ए बी सी, तो राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी को पकड़ो, तो जो हमारा रिजल्टेंट आएगा जो कि हमारा हाइपोटेन्यूस है, एफ सी का स्क्वायर इक्वल टू एफ का स्क्वायर प्लस एन का स्क्वायर। एफ सी का स्क्वायर इक्वल टू एफ का स्क्वायर प्लस एन का स्क्वायर, मीन्स दैट कि कॉन्टैक्ट फोर्स इज इक्वल टू एफ स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। यही है रिजल्टेंट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स एंड नॉर्मल इज नोन एज कॉन्टैक्ट फोर्स, यहां से आएगा। अब मैक्सिमम कॉन्टैक्ट फोर्स कितना हो सकता है, अब आएगा कि मैक्सिमम कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब कि दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में है वहां पे कितना फोर्स है, उसको कॉन्टैक्ट फोर्स बोलेंगे। तो इसका मैक्सिमम कॉन्टैक्ट फोर्स क्या हो सकता है, देखो क्या होगा, एफ सी इक्वल टू एफ स्क्वायर प्लस एन की वैल्यू मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स या लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, जो कि हमारी आती थी म्यू एस एन के बराबर। ठीक है, इसका स्क्वायर कर दो, ओके, म्यू एस एन के बराबर इसका स्क्वायर कर दो। आप यहाँ पे इसको क्या कर सकते हो, इसको भी म्यू एस एन पुट कर सकते हो, फिर आप जो रिलेशन निकालना चाहो निकल जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे अगर बोलूँ कि ये स्टैटिक फ्रिक्शन है तो यहाँ पे म्यू एस एन पुट कर सकता हूँ, तो वहाँ से फिर म्यू एस कॉमन आ जाएगा। अब सीधी सी बात, जो करना चाहो वो कर लो। तो स्टैटिक मैक्सिमम कॉन्टैक्ट फोर्स तब आएगा जब एन की वैल्यू म्यू एस एन के बराबर रखोगे। ओके, नॉर्मल फोर्स। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं, हमारा जो आगे का टॉपिक है, आगे का जो टॉपिक है एफ सी मैक्स नॉर्मल एन स्क्वायर म्यू एस एन। ठीक है, एन स्क्वायर इसको रहने दो, इसको एन स्क्वायर, ये म्यू एस एन होना चाहिए ना, स्टैटिक वो थोड़ी चेंज होगा, म्यू एस एन का स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये सॉरी फॉर डैट। हाँ, इस मैक्सिमम कब होगा, जब म्यू एस एफ एस की वैल्यू म्यू एस एन रखोगे और एन स्क्वायर, तो ये मैक्सिमम कॉन्टैक्ट फोर्स आ गया। ठीक है, अब हमारा जो आता है एंगल आता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, इसी से रिलेटेड है, तो देख लो एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन कुछ नहीं होता है, ये होता है लैम्डा, ये हमारा एंगल ऑफ फ्रिक्शन है लैम्डा। ओके, दिस इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन लैम्डा। हमारा एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है, द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड कॉन्टैक्ट फोर्स। द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड कॉन्टैक्ट फोर्स इज नोन एज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब ये कैसे निकलेगा, तो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, tan लैम्डा इक्वल टू परपेंडिकुलर डेट इज एफ अपान बेस डेट इज एन। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दिस इम्प्लाइज tan लैम्डा इक्वल टू एफ की वैल्यू म्यू एस एन ले सकते हो, ले लो, म्यू एस एन डिवाइडेड बाई एन, एन कट गया, यानी कि लैम्डा इक्वल टू tan इनवर्स म्यू एस, लैम्डा इक्वल टू tan इनवर्स म्यू एस। अभी जो चीज़ें चल रही हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें कुछ नया नहीं लगा है, बेसिक मैथमेटिक्स लगा है, पाइथागोरस थ्योरम लगाया हूँ। उसके बाद बस ये ध्यान रखना था कि कॉन्टैक्ट फोर्स कहाँ होता है, तो रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल एंड फ्रिक्शनल फोर्स, एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, तो एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड कॉन्टैक्ट फोर्स, तो ये आया लैम्डा इक्वल टू tan इनवर्स म्यू एस। ठीक है, अब आ गया, अब हमारे पास एक और एंगल होता है जिसको हम एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं। अब हमें एंगल ऑफ रिपोज समझना है। एंगल ऑफ रिपोज समझने के लिए अभी एंगल ऑफ रिपोज हम समझते हैं क्या होता है। ठीक है,
एंगल ऑफ रिपोज। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है, ये पढ़ लिया, ये और उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, एफ कॉन्टैक्ट पढ़ा जो कि हमारा आया था एफ का स्क्वायर, एफ एस का स्क्वायर या जो भी हो, एफ का स्क्वायर प्लस एन का स्क्वायर। फिर मैंने एफ की वैल्यू क्या कर दी थी, म्यू एस एन कर दी थी, म्यू एस एन का स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा लैम्डा इक्वल टू tan इनवर्स म्यू एस, ठीक है, कॉन्टैक्ट ओ, एंगल ऑफ फ्रिक्शन निकालने के लिए इतनी चीज़ें अभी पढ़ी। अब उसके बाद आ जाओ एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है और इजी भी है। अब देखो सारी कहानी ये है, अब जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा इंक्लाइंड सरफेस पे एट थीटा एंगल है। अब जो ऑब्जेक्ट है हमारा थीटा एंगल है, अगर फ्री बॉडी डायग्राम की बात करो तो एम जी गया नीचे और ये थीटा एंगल, तो ये हमारा बनेगा एम जी कॉस थीटा और ये हमारा एम जी साइन थीटा, ओके। और हमारा इधर, अब देखो समझने की बात है, एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है आपको समझाता हूँ वैसे ही लेके। कहता है कि अगर अब ऑब्जेक्ट जो है एक इंक्लाइंड सरफेस पे रखा गया है, जो ऑब्जेक्ट है एक इंक्लाइंड सरफेस पे है, तो वो मिनिमम एंगल जहाँ से ऑब्जेक्ट स्लाइड करना स्टार्ट कर दे हम उसको कहते हैं एंगल ऑफ रिपोज। द मिनिमम एंगल एट विच ऑब्जेक्ट स्टार्ट स्लाइडिंग, ओके, द मिनिमम एंगल एट विच ऑब्जेक्ट स्टार्ट स्लाइडिंग। अभी देखो, अभी सपोज करना कि अब मेरा हैंड जो है वो बेस है, ठीक है, मेरा हैंड बेस है एंड जो हमारा बुक जो दिख रही है वो हमारी इंक्लाइंड सरफेस है और उसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट है। तो मैं चाहता हूँ कि ये ऑब्जेक्ट स्लाइड करे, तो यानी कि हमारे हैंड और बुक के बीच में एंगल बनाना पड़ेगा। तो मैं धीरे धीरे कोशिश करता हूँ। देखो अब इमेजिन कर लेना कि नीचे हैंड हमारा बेस है, तो देखो मैं जैसे जैसे इसको इंक्लाइन करता जा रहा हूँ अभी भी नहीं गिरा है। एक चीज़ आपको दिखाता हूँ, वेट, ठीक है, आपको सब प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। ये देखो, ठीक है, अब ये समझना कि ये वाली बुक जो है ये बेस है और ये इंक्लाइंड सरफेस है, इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट है। मैं चाहता हूँ कि अब इसको इंक्लाइंड बनाने के लिए, तो ये इंक्लाइंड बन गया, ठीक है, और अभी ये स्लाइड किया थोड़ा सा, अभी और चाहता हूँ स्लाइड करे, मीन्स दैट कि ऐसा मिनिमम एंगल जहाँ से ऑब्जेक्ट स्लाइड करना स्टार्ट कर दे हम उसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिपोज। द मिनिमम एंगल एट विच ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स स्लाइडिंग। मोशन इधर कर रहा है, स्लाइड करने का मतलब कि ये इधर आ रहा है, ठीक है, ये एफ है, इधर आ रहा है, यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स किधर होगा, इधर होगा एफ, ठीक है। अगर ये स्लाइड करके नीचे की तरफ आ रहा है इट मीन्स डैट कि मोशन इसका इधर हो रहा है, और अगर मोशन इधर हो रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में लगेगा। और इसको बैलेंस कर दो नॉर्मल से। अब यहाँ से हमें क्या क्या मिलता है, तो देखो बैलेंस किया तो मुझे मिला कि F इक्वल टू छोटू एफ यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल टू एम जी साइन थीटा, और हमारा जो N है N इक्वल टू एम जी कॉस थीटा, ठीक है, ये हमारा आया। अब इसको अगर करो, इसको N को, इसको अगर मैं पुट कर दूं N इक्वल टू एम जी, अब N इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। अब देखो यहाँ से हमें थीटा लाना है, tan थीटा लाना है, तो tan थीटा अगर लाना होगा तो होता है कि यानी कि फर्स्ट अपॉन सेकेंड tan थीटा, इट मीन्स दैट कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये क्या करोगे, एम जी साइन थीटा डिवाइडेड बाई एम जी कॉस थीटा इक्वल टू एफ अपॉन एन, एफ अपॉन एन, एम जी साइन थीटा अपन एम जी कॉस थीटा इक्वल टू एफ अपॉन एन।
तो हमारा यहाँ से tan थीटा क्या आएगा, tan थीटा इक्वल टू एफ अपॉन एन। तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स एफ अपॉन एन, ये हमारा क्या आया, हमारा ये एंगल ऑफ रिपोज आया, हमारा थीटा आया। अब एफ की वैल्यू आप म्यू एस एन रख सकते हो, तो म्यू एस एन रखोगे तो फिर कुछ रिलेशन आएगा। अब यहाँ से आप देखो, तो अभी तक जो मैंने बताया उसके बाद हमारा आता है फ्रिक्शन में रोलिंग फ्रिक्शन। अभी रोलिंग फ्रिक्शन भी देख लिया जाए। तो अभी तक हमारे डिक्शनरी में क्या क्या आ गया, इसमें एक चीज़ ऐड हो जाएगी हमारी एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज क्या होगी, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स एफ अपॉन एन। एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है कि द मिनिमम एंगल एट विच ऑब्जेक्ट स्टार्ट स्लाइडिंग, वो मिनिमम एंगल जहाँ से ऑब्जेक्ट स्लाइड करना स्टार्ट कर दे। तो वो कैसे निकला, तो ऐसे निकला फ्री बॉडी डायग्राम से। फ्रिक्शन फोर्स ऊपर जा रहा था, इसको कौन बैलेंस करेगा, एम जी साइन थीटा। इन को कौन बैलेंस करेगा, एम जी कॉस थीटा। इन को कौन बैलेंस करेगा, एम जी कॉस थीटा। तो मुझे tan थीटा निकालना था, तो इसको मैंने डिवाइड कर दिया, तो tan थीटा इक्वल टू आया एफ अपॉन एन, वहाँ से मैंने देख लिया। अब एक चीज़ बची है हमारी फ्रिक्शनल फोर्स, वो रोलिंग फ्रिक्शनल फोर्स। उसके बाद हमारे एप्लीकेशन होते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ यूज होता है, तो वो आप बचपन में भी पढ़ के आए हो, उसमें कोई वो नहीं है। रोलिंग फ्रिक्शनल फोर्स। अब कोई भी सर्कुलर बॉडी, सर्कुलर सिलेंड्रिकल बॉडी अगर रोल कर रही है किसी सरफेस पे, तो वहां पे जो फ्रिक्शन होगा वो रोलिंग फ्रिक्शनल फोर्स होगा। ओके, इसको लिखते हैं एफ आर से, एफ आर, ठीक है। एफ आर मतलब रोलिंग फ्रिक्शनल फोर्स। तो कोई भी सिलेंड्रिकल बॉडी, सर्कुलर बॉडी जो रोटेट करती है, जो घूमती है, वहाँ पे जो फोर्स जनरेट होता है वो फ्रिक्शनल रोलिंग फ्रिक्शनल फोर्स होता है। इसकी वैल्यू क्या होती है, वही होती है एफ आर इक्वल टू म्यू आर इंटू एन। अब म्यू आर क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है। अब इसकी जो वैल्यू होगी, जो म्यू आर होता है वो लेस देन म्यू के होता है, जो म्यू आर होता है वो लेस देन म्यू के होता है। ओके, और म्यू के जो होता है वो लेस देन म्यू एस होता है। मीन्स दैट कि अगर कोई बॉडी रोल कर रही है तो सबसे कम फ्रिक्शनल फोर्स तभी लगता है जब कोई बॉडी रोल करती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि म्यू आर सबसे कम होता है, उसके बाद म्यू के, उसके बाद म्यू एस, ठीक है। और इसी वजह से हम कैनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स को रोलिंग फ्रिक्शनल फोर्स में कन्वर्ट करते हैं। आपने बॉल बियरिंग का नाम सुना होगा, जो यूज होता है, बॉल बियरिंग आपने देखा भी होगा, ये बॉल बियरिंग है। तो बॉल बियरिंग का काम क्या है कि कैनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स को रोलिंग फ्रिक्शनल फोर्स में कन्वर्ट करना, और ये तभी पॉसिबल है जब हम उसको रोल कराना शुरू करेंगे, ठीक है। ये बॉल बियरिंग है, आप सर्च मारना बॉल बियरिंग क्या होता है। यह साइकिल का देखे होगे, धुरी के अबाउट जो रहता है, छाड़ा लगा रहता है, वही है हमारा बॉल बियरिंग, ठीक है। एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से भी फिगर बनाया है इसका। तो सबसे मज़ेदार बात ये पता चली कि जो मिनिमम फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो रोलिंग मोशन में होता है, उसके बाद कैनेटिक में, उसके बाद स्टैटिक में, ठीक है। तो आज हम लोग बस इतना पढ़े कि फ्रिक्शन क्या होता है, कहाँ होता है। तो एक बार ओवरव्यू लेके चलता हूँ 1 मिनट में। फ्रिक्शनल फोर्स वो फोर्स होता है जो मोशन को अपोज करता है। इस 3 टाइप के होते हैं, स्टैटिक, कैनेटिक, रोलिंग। स्टैटिक में 2 पॉसिबिलिटी थी कि ये मिनिमम कब होगा और मैक्सिमम कब होगा। तो मिनिमम तब होता था जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहता था, इट मीन्स कि वहाँ एक्सटर्नल फोर्स कुछ नहीं है, डैट इज एफ एस इक्वल टू म्यू एस एन, एफ एस इक्वल टू 0, एफ एस इक्वल टू म्यू एस एन, मैक्सिमम वैल्यू म्यू एस एन के बराबर। उसके बाद हमारा कैनेटिक आया। तो कैनेटिक ये बोला कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहे हैं, वहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स है, तो उसको हम बोलते हैं कैनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स, जो कि म्यू के एन के बराबर आया। फिर हमारा एंगल आया, कॉन्टैक्ट फोर्स आया, जो कि एफ सी इक्वल टू अंडर रूट एफ स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। फिर हमारा एंगल ऑफ फ्रिक्शन आया, जो कि लैम्डा आया, tan इनवर्स म्यू एस। फिर हमारा एंगल ऑफ रिपोज आया, जो कि हमारा आया tan थीटा इक्वल टू एफ अपॉन एन। आप एफ की वैल्यू म्यू एस एन पुट कर देना, वहाँ से कुछ आ जाएगा।
और फिर हम लोग रोलिंग फ्रिक्शनल फोर्स पढ़े। तो फ्रिक्शन देखो दोस्तों, मैं बता रहा हूँ, वीडियो ईमानदारी से अच्छे से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर फ्री बॉडी की बात करो कोई भी, तो मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ फोर्स लगा F जो कि थीटा एंगल पे है, तो इधर mg जाएगा, और अगर ये फोर्स F है यानी कि एक्सेलरेशन A से इधर जा रहा है, ठीक है, तो फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा वो इधर आएगा, और इसका जो कोफिशिएंट होगा म्यू एस म्यू की जो भी होगा वो दिया रहेगा। तो आपको अब बैलेंस करना होगा, तो क्या बोलोगे, n = mg। अगर इधर बोलोगे तो F cos थीटा, और इधर बोलोगे तो बोलोगे F sin थीटा। तो अब x डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स आ गए, F cos थीटा माइनस F = ma, यानी कि एक फ्रिक्शनल फोर्स ऐड हो गया। बस इतनी सी बात है, सारे फ्री बॉडी डायग्राम वही हैं, बस एक फ्रिक्शनल फोर्स ऐड हो जाएगा और कुछ नहीं। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ जाएगा, नहीं आएगा ऑप्शन ही नहीं है, आपको पढ़ना पड़ेगा, ध्यान से पढ़िएगा। गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।